ओके, सो आज अपन बात करेंगे रेनबो हॉस्पिटल्स के बारे में। सो ये एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, मतलब कि ये फोकस करता है स्पेसिफिकली चाइल्ड केयर पे। ऐसे टाइप के हॉस्पिटल्स को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेशलिटी पे फोकस करते हैं वर्सेज अपोलो, मैक्स या फोर्टिस जो हर टाइप की स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोला जाता है। ओके, सो रेनबो का टोटल कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी 2300 बेड्स है अक्रॉस 23 हॉस्पिटल्स। ये एक साउथ फोकस चेन है, इनके मेजर हॉस्पिटल साउथ में है। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, 8 हैदराबाद में, 5 बेंगलोर में, 3 चेन्नई में। रिसेंटली इन्होंने अपना एक्सपेंशन चालू किया है आउटसाइड ऑफ साउथ, और इस वजह से इनका एक कैपेसिटी आने वाला है गुड़गांव में, और उसके अलावा इनका एक हॉस्पिटल दिल्ली में और एक हॉस्पिटल गुवाहाटी में है। ओके, सो अब डीप डाइव करते हैं इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। ओके, सो काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें हैं इनके बिजनेस मॉडल में, जो अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में एज अ होल। ओके, पहला आता है हब एंड स्पोक मॉडल। तो हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? सो बेसिकली ये क्या मॉडल फॉलो करते हैं कि ये एक मेन हॉस्पिटल बनाते हैं, जैसे कि बंजारा हिल्स हैदराबाद में इन्होंने एक मेन हॉस्पिटल बना रखा है। ये एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, इसमें 300 बेड्स करीब है और सारी स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड की जाती है। अब उसके आसपास 100-150 किलोमीटर्स के रेंज में जो भी सिटीज है या जो भी टाउन्स है, वहां पे अगर ये वापस बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलेंगे तो दो चीजें हैं। पहला, इनका केपेक्स का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, और दूसरा शायद उतना ऑक्यूपेंसी नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे कैचमेंट्स है, तो वहाँ पे कम लोग रहेंगे तो कम लोग बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए ये ऐसे छोटे छोटे एरियाज में अपने स्पोक हॉस्पिटल्स खोलते हैं, 80-100 बेड्स वाले, जहाँ पे बेसिक केयर और थोड़ी बहुत एडवांस केयर प्रोवाइड की जाती है। बट अगर कोई सुपर स्पेशलिटी या क्रिटिकल केयर वाला पेशेंट होता है, उसको इस मेन बंजारा हिल्स वाले हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, पहला, इनका केपेक्स कम लगता है इन स्पोक हॉस्पिटल्स में, और दूसरा रीजन जो इनके नंबर से अपने को समझ आता है, जैसे कि मैंने बताया कि 2300 बेड्स है अक्रॉस 23 हॉस्पिटल्स, दैट्स लाइक 100 बेड पर हॉस्पिटल, मतलब छोटे हॉस्पिटल पे फोकस है। तो ऐसे ही इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है, और ये बोलते हैं कि ये ऐसे ही एक्सपैंड करेंगे अदर एरियाज में। ओके, सो दूसरी चीज जो है वो है ये, जैसे कि मैंने बताया, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अब ये अपने को समझना है इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इनके बिजनेस और इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, और उस वजह से अपनी जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो अपन इसको वैल्यू करेंगे उस पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। ओके, सो सुपर स्पेशलिटी पार्ट को समझने के लिए अपने को दो चीजों पे स्पेसिफिकली फोकस करना है। पहला है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, और दूसरा है ऑक्यूपेंसी। ओके, सो इनका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो है वो लेस देन 3 डेज है। अब अगर आप मेरे बाकी हॉस्पिटल वीडियोस फॉलो करोगे तो मैंने ऐसा बोला है कि अगर आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम है तो मतलब कि आप बहुत अच्छे ऑपरेटर हो। अब रेनबो हॉस्पिटल का लेस देन 3 डेज है, इतना कम किसी का भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि रेनबो हॉस्पिटल बेस्ट ऑपरेटर है? वेल नहीं, ये फोकस करते हैं ओनली चाइल्ड केयर पे। तो चाइल्ड केयर में जैसी सर्जरीज होती है, जैसी केयर की जाती है, उसमें आप कोई पेशेंट आता है उसको क्विकली डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अब मतलब कि स्ट्रक्चरली इस बिजनेस में लोअर लेंथ ऑफ स्टे रहता है। ओके, अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, ऑक्यूपेंसी। सो इनका ऑक्यूपेंसी बाकी हॉस्पिटल से कम है, लाइक क्लोज टू 50-55% रहता है। एंड उसका रीजन इनका बिजनेस जो ये चाइल्ड केयर पे फोकस है वो है। ऐसा नहीं है कि इनका मतलब ये कंपटीशन से हार रहे हैं या फिर इनका बिजनेस अच्छा नहीं है। इट्स जस्ट ये चाइल्ड केयर पे फोकस करता है, उसकी वजह से इनके बिजनेस में स्ट्रक्चरली 2-3 चीजें होती है जिस वजह से इनका ऑक्यूपेंसी कम रहता है। तो पहला, जैसे कि मैंने बताया, इनका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम है, तो पेशेंट आता है क्विकली सही होकर डिस्चार्ज हो जाता है। अब जरूरी नहीं है वापस पेशेंट आता रहे और ऐसा वॉल्यूम चलता रहे, इस वजह से इनका ऑक्यूपेंसी कम रहता है। दूसरा रीजन जो है वो है कि जो पीडियाट्रिक केयर होता है वो एडल्ट केयर से थोड़ा अलग होता है। पीडियाट्रिक केयर में मैनेजमेंट बोलता है कि इनका जो है इनको इमरजेंसी बेड बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं। तो बेसिकली बच्चा कभी भी बीमार होकर बहुत मतलब आ सकता है, तो इस वजह से इनको अपने 1/3 बेड्स हमेशा इमरजेंसी केयर के लिए रखने पड़ते हैं, क्रिटिकल केयर के लिए। तो अब जरूरी तो नहीं है हर टाइम बच्चे आते रहेंगे फॉर द ट्रीटमेंट, इस वजह से इनका ऑक्यूपेंसी कम हो जाता है, क्योंकि इनको वो 1/3 बेड्स रिजर्व रखने पड़ते हैं। तीसरा रीजन जो आता है वो है सीजनैलिटी। अब सीजनैलिटी क्या है कि मतलब वैसे तो देखा जाए हर हॉस्पिटल में सीजनैलिटी होती है, बट जो हॉस्पिटल मल्टीपल टाइप का केयर दे रहा है उसका एक केयर की सीजनैलिटी सेट ऑफ हो जाती है दूसरी केयर से। फॉर एग्जांपल, कार्डियोलॉजी सेट ऑफ हो जाएगा पीडियाट्रिक से, या ऑन्कोलॉजी सेट ऑफ हो जाएगा पीडियाट्रिक से, बट ये सिर्फ पीडियाट्रिक केयर पे फोकस करते हैं। तो अब जो Q2 और Q3 होता है उस टाइम पे बच्चों के वेकेशन होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो पेरेंट्स जो है उस टाइम पे ट्रीटमेंट कराना
मतलब नहीं कराते जनरली, अनलेस क्रिटिकल हो या कुछ इमरजेंसी आ जाए। उस वजह से उस टाइम पे इनका ऑक्यूपेंसी कम हो जाता है एंड ओवरऑल साल का ऑक्यूपेंसी कम दिखता है। तो इनका ऑक्यूपेंसी 50 to 55% रहता है और मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे इसको 60% पे लेके जाने का। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, 2019 में जब इनके ऑलमोस्ट ऑल बेड्स मेच्योर थे, कोई नया हॉस्पिटल नहीं आया था, एक्सपेंशन नहीं चल रहा था, तब इनका ऑक्यूपेंसी 60% पे गया था लास्ट टाइम। उसके बाद से कम पे ही रहा है। उसका एक रीजन ऑफकोर्स है एग्रेसिव बेड एक्सपेंशन। ओके, अब हो गई इनके बिजनेस की यूनिक बातें। अब समझ लेते हैं इनकी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी कैसे यूनिक है बाकी हॉस्पिटल से। तो अगर आप बाकी हॉस्पिटल्स को फॉलो कर रहे हो या आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे हैं, तो आपने एक चीज कॉमन पाई होगी, सब अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। बट इस मैनेजमेंट ने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है। इन्होंने अभी अपने Q3 के कॉल में बोला है कि जो है अब हमारा अग्रेसिव एक्सपेंशन वाला प्लान अब खत्म हो गया, लाइक वी आर एंडिंग आवर एक्सपेंशन प्लान फॉर दिस साइकिल एंड अब हम फोकस करेंगे एग्जीक्यूशन पे। अब ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी ये तो फ्यूचर में देखने की बात है, बट जनरली मैंने जो मार्केट्स में देखा है, यू हैव टू डांस टिल द म्यूजिक स्टॉप्स। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप साइकिल में हो, एक्सपेंशन साइकिल में हो, आपके सब कॉम्पिटिटर स्केल अप कर रहे हैं, तो अगर आप स्केल अप नहीं करोगे तो शायद आप कॉम्पिटिटर को अपना मार्केट शेयर दे दोगे। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी सही है, अब ओवर कैपेसिटी रिस्क आने लग जाएगा और क्योंकि ये अपना एक्सपेंशन रोक चुके होंगे, इनको उसका मतलब इनके नए हॉस्पिटल नहीं आएंगे जिनको लोअर ऑक्यूपेंसी लोअर मार्जिन नहीं देखना पड़ेगा। ये एक चीज है जो अपने को मॉनिटर करनी होगी, ये मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल साबित होती है या नहीं होती है। ओके, एक और चीज जो है जो मैंने देखा है कि बाकी जो हॉस्पिटल्स है, एक अपोलो को छोड़ दो, अपोलो एक हेल्थ केयर कॉन्ग्लोमरेट है, इस वजह से वो बहुत सारे बिजनेसेस में है। बट अगर आप बाकी हॉस्पिटल्स को देखोगे, उनका मेजर फोकस हेल्थ केयर सर्विस यानी कि हॉस्पिटल सर्विसेज या फिर मैक्स टू मैक्स फार्मेसी और डायग्नोस्टिक पे रहता है। बट ये कंपनी एक अलग मॉडल पे ऑपरेट कर रही है। इन्होंने 2009 में अपना IVF बिजनेस लॉन्च किया है, जो कि अभी तक ओनली 4% ऑफ रेवेन्यूज पे रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने बटरफ्लाई एसेंशियल्स करके एक अपना ब्रांड लॉन्च करा रिसेंटली। वो बेसिकली एवरीडे कंज्यूमेबल्स बेचता है बच्चों के लिए और उनकी मदर्स के लिए। ये बिजनेस अभी 1% ऑफ रेवेन्यू है एंड मुझे मतलब आई डोंट नो वेदर दिस विल स्केल अप और नॉट, बट एज अ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई कंपनी अपने मेन बिजनेस में एक्सपैंड नहीं कर रही है बट इधर उधर के छोटे छोटे बिजनेसेस ट्राई कर रही है, वो जनरली कैपिटल डाइल्यूटिव होता है और अपने इनके जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उन पर रिटर्न कम करता है। बाकी अपने को आगे जाके देखना होगा, बट मुझे ये एक चीज पर्सनली अच्छी नहीं लगी। ओके, सो स्टार्ट, अब अपन ने इनका बिजनेस स्ट्रैटेजी समझ लिया है, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी समझ लिया है, तो अपन डिस्कस करते हैं इनका रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से। सो अगर अपन इनका 9 मंथ का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं तो काफी अच्छा रहा है। स्टार्टिंग विद द बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो इनके एंड ऑफ 2025 में 2000 बेड्स थे, जिसको इन्होंने एक्सपेंड करके 2300 बेड्स कर दिया है एंड जिसकी वजह से इनका ऑक्यूपेंसी फॉल हुआ है फ्रॉम 52% टू 46%। ऑल्सो ऑक्यूपेंसी फॉल होने का सिर्फ यही रीजन नहीं है, दूसरा रीजन है जो मैनेजमेंट ने बताया, सीजनैलिटी। सो मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया इस साल सीजनैलिटी इनके लिए नेगेटिवली प्ले आउट हुआ है, बच्चे कंपेरेटिवली कम बीमार पड़े, इस वजह से कम हॉस्पिटल है। ओके, सो फिर अगले अपन आते हैं आरपॉप ग्रोथ पे। आरपॉप ग्रोथ इनका स्ट्रॉन्ग रहा है, क्लोज टू 10%, विच इज इन लाइन विद अदर हॉस्पिटल कंपनीज। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो है वो इनका कम हुआ है, क्लोज टू 2.71 डेज आ गया है। अब और किसी हॉस्पिटल में वी वुड हैव सेलिब्रेटेड इट बिकॉज दैट मीन्स मोर बेड रोटेशन एंड मोर थ्रूपुट परफॉर्मेंस, बट जिस हॉस्पिटल का ऑक्यूपेंसी लोअर देन 50% है, आई डोंट नो वेदर दिस इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन और नॉट। ओके, सो कमिंग टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो अब इनके बेड्स हो रहे हैं, बेड्स ऐड हो रहे हैं, आरपॉप बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स रेवेन्यू ग्रोथ आया है, बट रेवेन्यू ग्रोथ ओनली 9% रहा है फॉर 9 मंथ 26, और उसका रीजन है ऑक्यूपेंसी फॉल, जो अपन ने डिस्कस किया क्यों ऑक्यूपेंसी फॉल हुआ है। इनका एबिटा मार्जिन जो है विच इज लाइक क्लोज टू 33%, विच इज लाइक हाईएस्ट इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री, बट उसका एक बहुत बड़ा रीजन है लीज, जिसमें मैं अभी डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वरना फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट मैं एक आर्टिकल ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो आप जाके पढ़ सकते हो समझने के लिए कि लीज कैसे इंपैक्ट करता है मार्जिन्स को। ओके, सो कमिंग टू नाउ देयर ग्रोथ प्लान्स। सो एक चीज तो मैंने आपको पहले से शेयर कर दी है, ये कंपनी कैपेसिटी ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रही है, ऑल्दो इन्होंने भी काफी अग्रेसिवली बेड्स बढ़ाए हैं। इनके 2019 में क्लोज टू 1000 बेड्स थे जिनको इन्होंने बढ़ा के 2300 बेड्स कर लिया है, बट अब ये आगे ज्यादा एक्सपेंशन प्लान नहीं कर रहे। इनके अभी के प्लान के हिसाब से 2029 की कैपेसिटी विल बी क्लोज टू 3100 बेड्स। फिर बात कर लेते हैं अब इनके एक्सपेक्टेड फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की।
तो जैसा कि आप मेरे फाइनेंशियल मॉडल में देख सकते हो, मैंने इनका बेड कैपेसिटी जो है तो ग्रेजुअली बढ़ाया है इन लाइन विद मैनेजमेंट गाइडेंस। फिर आते हैं ऑक्यूपेंसी पे। ऑक्यूपेंसी भी मैंने स्लोली बढ़ाया है, क्योंकि जैसे जैसे इनके हॉस्पिटल्स मेच्योर होते जाएंगे उसमें ऑक्यूपेंसी बढ़ता जाएगा। बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, मैंने उसको पीक करा है 55% पे, जबकि 2019 में 60% तक ऑक्यूपेंसी गया था। मेरा रीजन सिंपल है, अभी सब हॉस्पिटल्स एक्सपेंड कर रहे हैं और मेजर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक केयर भी होता है, तो कंपटीशन का थोड़ा बहुत बिजनेस खाएगा। उस वजह से मेरे को ऐसा लगता है 60% ऑक्यूपेंसी पे जाना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, आरपॉप ग्रोथ जो है मैंने इन लाइन विद मैनेजमेंट गाइडेंस एंड इन्फ्लेशन रखा है 5 to 6%, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि आरपॉप ग्रोथ वैसा ही होगा। ओके, सो ये सब करने के बाद इनका रेवेन्यू ग्रोथ क्लोज टू 15-20% आता है बारिंग 2027, जिसमें लास्ट लेग ऑफ एक्सपेंशन आएगा और 30% ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ओके, सो कमिंग टू एक्सपेंसेस, एक चीज है वर्थ हाईलाइटिंग जो है इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस। तो अभी तक मैंने जितने भी हॉस्पिटल्स कवर करे मुझे एक पैटर्न क्लियरली समझ आ गया है, डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ का शॉर्टेज आने वाला है। अब इस वजह से जो है इन लोगों को हायर कंपनसेशन देना पड़ेगा, डॉक्टर्स को और नर्सेज को और अदर सपोर्ट स्टाफ को। उस वजह से इनको इनका एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो एक्सपेंस बढ़ेगा। अब अगर वो एक्सपेंस बढ़ेगा तो मार्जिन कम होगा। इनफैक्ट इनके अगर आप हिस्टोरिकल नंबर्स देखोगे मेरे मॉडल में, तो आपको समझ में आएगा कि जो इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस क्लोज टू 12% था वो बढ़ के 14% हो गया है, और प्रोफेशनल फीस टू डॉक्टर्स जो 20% हुआ करता था अब वो बढ़ के 25% हो गया। मैंने इसमें ग्रेजुअल और बढ़ते हुए दिखाया है, इस वजह से मार्जिन कम होंगे। आप मार्जिन अगर देखोगे जो कि क्लोज टू 35% है, वो धीरे धीरे कम होते होते क्लोज टू 30% मैंने अज्यूम करा है। ओके, सो ये सब करने के बाद अपना 2029 का एबिटा आता है 950 करोड़। ओके, सो कमिंग टू वैल्यूएशन, सो अब जनरली मैं हॉस्पिटल्स को 25 to 30 टाइम्स पे वैल्यू करता हूँ, बट क्योंकि इस बिजनेस में कुछ इडियोसिंक्रेटिक रिस्क यानी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, उस वजह से मैंने इसको थोड़ा कम पे वैल्यू किया है। तो 2-3 रिस्क है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है सीजनैलिटी। सो बाकी हॉस्पिटल जैसे कि मैंने बताया वो काफी टाइप की केयर देते हैं, तो उसमें सीजनैलिटी का उतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट इनके बिजनेस पे होता है। दूसरा है इनका ऑक्यूपेंसी जो है वो कम है वर्सेज अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तीसरा रीजन है कि जो ये बड़े मतलब जो 25 to 30 रेंज एबिटा वाले हॉस्पिटल्स है वो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, स्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनका मल्टीपल जगह पे हॉस्पिटल होता है। अभी तक ये कंपेरेटिवली एक छोटा हॉस्पिटल है, तो इनको उसके कंपैरिजन में डिस्काउंट पे ही रेट करना चाहिए। एक और रीजन है स्लोइंग डाउन ऑफ ग्रोथ। तो जैसे कि मैंने बताया अभी एग्रेसिवली एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो अगर आप बेड कैपेसिटी एक्सपैंड नहीं करोगे, आपका आरपॉप जो है वो इन्फ्लेशन की लाइंस पे रहेगा, ऑक्यूपेंसी मोटा माटी थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बाकी हॉस्पिटल से कम आएगी, तो इसलिए आपको डिस्काउंट पे वैल्यू करना चाहिए। सो अप्लाइंग 22 टाइम्स मल्टीपल। अब मैं ये हार्ड नहीं कह रहा कि 22 पे ही ये बिजनेस रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैंने इसको 22 टाइम्स पे वैल्यू करके देखा है, तो उससे अपने को 50% प्राइस गेन दिख रहा है विद इन 3 ईयर्स। प्राइस मोर देन 2000 जाना चाहिए विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब देखा जाए तो अच्छा रिटर्न है, बट क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स में अभी अग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहे हैं और उनमें और अच्छा मतलब कि प्राइस मूवमेंट आ सकता है, इस वजह से मेरा रिकमेंडेशन ये अवॉइड है। बट आप प्लीज इसको बाय या सेल एडवाइस मत समझना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस आपको मेरा वैल्यूएशन फ्रेमवर्क, रिसर्च कैसे करते हैं ये सब सिखाना चाह रहा हूँ। थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें।